चलिए कायरलिटी को थोड़ा और डिटेल में लेकर चलता हूं मैं आपको। अब मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक एग्जांपल सिखाता हूं जिससे आपको कायरलिटी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कायरलिटी अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए देन आप इस चीज के मास्टर हो जाओगे। बोले तो मास्टर देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कायरलिटी की, तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक ऐसा कार्बन जिसके पास एसिमेट्री हो, एक ऐसा कार्बन जिसके पास में एसिमेट्री हो, मतलब इस कार्बन की जो चारों वैलेंसीज है वो अलग अलग स्पीशीज ने सेटिस्फाई कर रखी हो। I'm a rider, provider, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका कायरल कार्बन। दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन। वाई? बिकॉज इट इज हैविंग एसिमेट्री, इट इज हैविंग एसिमेट्री। एसिमेट्रिकल कार्बन। हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेकर चलते हैं। गाइस कायरलिटी समझने के लिए आपको एक वर्ड और अच्छे से समझना पड़ेगा, दैट इज सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल impossible and non-super imposable images. Now guys superimposable and non-superimposable का क्या मतलब है? वैसे तो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में ढेर सारे बार n नंबर ऑफ टाइम हम इन चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, बट हम लोग कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मान लो आपके पास में एक मिरर है, ये आपके पास में एक मिरर लगा दिया मैंने, ये आपका एक मिरर है। यहां पर आपने एक बॉल रखी, एक टेनिस बॉल रखी, ये आपकी आपने एक रियल बॉल रखी। तो इस रियल बॉल की एग्जैक्ट इमेज आपको यहां पर दिखाई देगी मिरर के पास। अब आपको क्या करना है, इमेजिन करो कि आपने एक सुपर पावर की मदद से ड्राइंग इस बॉल की इमेज को निकाल लिया। इस बॉल को इस साइड से यानी इमेज साइड से आपने बॉल को उठा लिया, आपके पास पावर है, और इस बॉल को उठाकर ऐसा का ऐसा रियल बॉल के ऊपर रखने की कोशिश करी। इमेजिन करो कि टेनिस बॉल की इमेज है और आपने उस इमेज को उठाया, उस इमेज साइड से बॉल को उठाया और रियल बॉल के ऊपर रख दिया। जब आप रियल बॉल को और ये इमेज वाली बॉल को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपको दिखेगा कि एक बॉल ने दूसरी बॉल को पूरी तरीके से कवर कर लिया, यानी दूसरी बॉल पहली बॉल के ना तो 1 इंच बाहर है, ना 1 इंच बड़ी है, ना 1 इंच छोटी है, बिल्कुल बराबर है, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक रखी जा चुकी है। सो ऐसी इमेजेस को बोलते हैं, ऐसी इमेजेस को बोला जाता है जब आप इसको इसके ऊपर रखकर देखोगे, यानी जब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये बिल्कुल रियल इमेज जैसी दिखने लग जाएगी, यानी इसमें और रियल में कोई फर्क नहीं है। सो ऐसी इमेजेस को बोलते हैं सुपर इंपोजेबल इमेजेस या सुपर इंपोजेबल इमेजेस। इसको क्या बोलते हैं? सुपर इंपोजेबल इमेजेस। चलो मैं सुपर इंपोजेबल का एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं ताकि आपको चीज और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपके पास में एक वाइन ग्लास है, एक कोई सा भी ग्लास ले लो, अपन गरीब आदमी है, स्टील का ग्लास ले लो। ये मान लो आपके पास में इस तरीके का स्टील या एक वाइन ग्लास है, ये रियल है, आपने मिरर पर इसकी इमेज बनाई, आप देखोगे इसकी इमेज बिल्कुल सेम बनी। ये देखो दोनों की इमेज बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं दोनों। अब कुछ छिछोरे बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा सा अलग हो गया, बट ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को, इस इमेज से आपको अपनी सुपर पावर से इसको उठाना है और इसके ऊपर रख के देखना है। आप कैसे भी रखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बड़े आराम से सुपर इंपोजेबल हो जाएगी, यानी जो आपकी जो मिरर इमेज है ये बिल्कुल रियल इमेज जैसी है। मिरर इमेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रियल इमेज, यानी ये भी क्या है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजेबल है।
तो ऐसे कंपाउंड्स, अब सुपर इंपोजेबल समझ गए आपको सुपर इंपोजेबल समझ में आ गया? सुपर इंपोजेबल का मतलब समझ में आ गया? आपने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल लेकर देखा कि एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड एक दूसरे की, ये रियल में क्या है, मिरर इमेजेस है, ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। कैसे? चलो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। मान लो इस कप के ऊपर, इस वाइन ग्लास के ऊपर यहां पर एक रेड डॉट है, एक रेड डॉट है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो इसकी मिरर इमेज में रेड डॉट आपको यहां दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? अब आपने इसको उठाया और इसके ऊपर रखने की कोशिश करी, तो जब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो टेक्निकली ये रेड डॉट तो इधर आ जाएगा। तो आप इसको एक काम करो, क्यों ना 180 डिग्री पर घुमा दो। तो जब आप इस इमेज को 180 डिग्री पर घुमाओगे, ऐसे करके 180 डिग्री पर घुमाओगे, तो ये रेड डॉट वापस इसकी जगह पर आ जाएगा। मतलब जब आपने कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कोई कंपाउंड बनाया, तो पहली नजर में ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिखे। हमको लगा कि अरे इस कंपाउंड में तो लाल धब्बा राइट्स आपके लेफ्ट साइड है और इस कंपाउंड में लाल धब्बा तो आपके राइट साइड है, मतलब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो फिर हमने बोला कि एक काम करो, इस मिरर इमेज वाले कंपाउंड को पहले 180 डिग्री पर घुमाओ। ये देखो, ये 180 डिग्री पर मैंने घुमा दिया और अब इस पर रख के देखो। हाँ, तो जैसे इस कंपाउंड को आपने 180 डिग्री पर घुमाया, ये कुछ ऐसा दिखने लगा। और अब इसको उठाकर रियल इमेज पर रख के देखो। आपने मिरर इमेज वाले कंपाउंड को 180 डिग्री पर घुमाया और इसको उठाकर रियल पर रखकर देखा, तो अब बराबर बैठ रहा है। अब लाल निशान के ऊपर लाल निशान आ रहा है, जो बेस है वो बेस पर आ रहा है, जो कप है वो कप के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है। अब ये बिल्कुल सेम लग रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स कहलाते हैं। मान लो आपके टेनिस की बॉल पर यहां पर एक ऐसा निशान बना हुआ है, तो आपकी मिरर इमेज पर यहां पर ही निशान बनेगा। तो पहली नजर में देखकर लगेगा कि यार ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन जब इस गेंद को मैं 180 डिग्री पर घुमा दूंगा तो ये निशान 180 डिग्री पर घूमने की वजह से यहां आ जाएगा। तो बस अब आप इस कंपाउंड को उठाकर इसके ऊपर रख के देखोगे तो ये सुपर इंपोजेबल हो गया। सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स। क्या बात समझ में आ गई? सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स। वैसे हमने सुपर इंपोजेबल वर्ड का मतलब समझा, दैट कैन बी प्लेस्ड वन ओवर अदर। एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो एग्जैक्टली फिट बैठ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो मैं आपको जरा सुपर इंपोजेबल की डेफिनेशन बता दूं। सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स की है ना, तो कंपाउंड्स whose mirror images, ऐसा इमेज है, कंपाउंड्स whose mirror images can be placed one over another and shows symmetry। ऐसे कंपाउंड्स को सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स बोलते हैं। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड देखने में एक दूसरे की मिरर इमेज लगेंगे। अच्छा, एक बात समझना, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये रियल होगा, ये इमेजिनरी होगा क्या? नहीं, ये भी होगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। देखने में दोनों को लगेगा कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर को देखो, ये मार्कर ऐसा, इसका कैप इधर है, ये मार्कर ऐसा, इसका कैप इधर है, तो मुझे क्या लग रहा है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन है दुनिया में दोनों, कंपाउंड दोनों बनेंगे। तो मैंने इसको उठाया, 180 डिग्री पर घुमाया और ये इसके ऊपर रख के देख लिया, तब दोनों की कैप सामने आ गई, दोनों के बेस सामने आ गए, दोनों के हेड आमने सामने आ गए, तो ये सुपर इंपोज हो गया। सो ऐसे कंपाउंड्स सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके अंदर क्या है, सिमेट्री है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है तो वो सुपर इंपोजेबल बन जाता है। नोट करो जरा इतना। तो सुपर इंपोजेबल समझ में आ गया?
क्या अब इसके अंदर, आई रिपीट, क्या अब इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? सो हमेशा ध्यान रखना, वो कंपाउंड्स जो दिखने में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी बिल्कुल सेम होंगे, बस आपको लगेगा कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन अगर उस कंपाउंड को उठाकर 180 डिग्री पर घुमाकर उसकी इमेज के ऊपर रख के देखा जाए, उसके कंपाउंड के जैसे के ऊपर रख के देखा जाए और दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाएं, तो वो सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम बात करें नॉन सुपर इंपोजेबल कंपाउंड्स की, जरा पहले नॉन सुपर इंपोजेबल क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। नॉन सुपर इंपोजेबल क्या होता है एक बार समझ लो। अब यहां पर आप इमेजिन करो, आपका हाथ है, आपका हैंड है, ये आपका हाथ है, आपने एक मिरर लगाया, ये आपका थंब है, ये आपकी फ्रंट फिंगर, ये आपकी फेवरेट फिंगर और ये आपकी दूसरी फिंगर्स। तो ये मान लो आपका राइट हैंड है, नहीं ये लेफ्ट हैंड बनाया मैंने, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? अंगूठे के सामने अंगूठा, फर्स्ट फिंगर के सामने फर्स्ट फिंगर, मिडिल के सामने मिडिल, मिडिल के पास वाली इधर और छोटी इधर, और ये ऐसा। समझ गए बात को? तो ये आपको मिरर इमेज में कैसा दिख रहा है? राइट हैंड। अब आपको इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज करना है। अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड, एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो, अगर आप कांच के सामने अपने हाथ को ऐसा रखोगे तो कांच पे आपको ऐसा हाथ दिखाई देगा, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई। अब मुझे इसको इसके ऊपर रखना है, अब मुझे इसको इसके ऊपर रखना है। तो कुछ बच्चे इस हाथ को उठाकर डायरेक्टली इसके ऊपर रख देंगे, बोलेंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन असलियत में आपको सिमेट्री देखना है कि इस हाथ में और इस हाथ में क्या सिमेट्री है। तो आप देखें कि आपका थंब राइट साइड है और ये छोटी उंगली लेफ्ट साइड है, तो आपको आपके इस हाथ को, जो इस हाथ का मिरर इमेज है, एग्जिस्ट दोनों कर रहे दुनिया में, तो आपने इसको उठाया, 180 डिग्री पर घुमाया और अब लाकर इसके ऊपर रखकर देखा, तो क्या अब आपको यहां पर कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? नहीं, या तो हाथ ही उल्टा हो गया, हथेली वाला पोर्शन बाहर आ गया, थंब के ऊपर थंब रखने के चक्कर में, चीटी उंगली के ऊपर छोटी उंगली, मिडिल के ऊपर मिडिल रखने के चक्कर में तो हाथ ही टर्न हो गया। ये हाथ पीछे से काला काला है, ये गोरा गोरा है और ये हो गया, तो कोई चांसेस ही नहीं है दोनों के साथ में होने के। ऐसे तो अलग अलग जा रहा है, ये थंब इधर जा रहा है, ये थंब इधर जा रहा है, ये छोटी उंगली के ऊपर ये उंगली आ रही है, ये अलग ही हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा भी रख के देखोगे तो भी सेम नहीं है। मतलब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि लेफ्ट हैंड के ऊपर इस हाथ को मैं ऐसा रखते हुए अंगूठे के ऊपर अंगूठा ले आऊं और इस उंगली के ऊपर, ये छोटी उंगली के ऊपर छोटी ले आऊं। अगर मैं ऐसी कोशिश करूंगा भी तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी कोशिश करूंगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा हाथ अगर आप 180 डिग्री पर टर्न भी कर दोगे, अगर आप हमारे हाथ को 180 डिग्री पर टर्न भी कर दोगे, तो अब उसका कौन सा पोर्शन आ जाएगा? इनसाइड वाला पोर्शन, आपकी हथेली वाला पोर्शन, जिस पर अलग अलग लाइंस होती है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब आप इसको इसके ऊपर अगर रखकर देखोगे भी तो यहां पर ये प्रॉपरली फिट नहीं होगा। एंड ऐसे चीजों को आप बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल, दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल ऑब्जेक्ट्स। अब अगर इस कंपाउंड की अगर हम बात करें कि आपने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन करी और एक कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड के दो अलग अलग क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, एक और दूसरा मिरर इमेज, यानी एक दूसरे की वो मिरर इमेज है, तो आप किसी भी एक साइड वाले कंपाउंड को उठाकर, भले इसको उठाओ या इसको उठाओ और 180 डिग्री पर घुमाओ और दूसरे के ऊपर रखकर देखो, अगर एग्जैक्टली फिट हो रहा है तो वो सुपर इंपोजेबल, और अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन सुपर इंपोजेबल। एंड गाइस, लुईस पाश्चर, वेंट हॉफ और ली बेल ने हमें बताया कि ये सुपर इंपोजेबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एसिमेट्री, यानी आपके कंपाउंड्स के अंदर अगर एसिमेट्री है
तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। और यहां पर आप देख रहे हो कि आपका जो कायरल कार्बन है उसके पास में क्या है, एसिमेट्री है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास में एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी मिरर इमेजेस तो बन रही है लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजेबल नहीं है, उसे बोला जाता है कायरलिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय कायरलिटी? तो हम कायरलिटी को बेटर तरीके से डिफाइन करेंगे दैट व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्स मिरर इमेजेस which are non-superimposable, on each other, having asymmetry, that is all four valencies are satisfied. All four valencies are satisfied by, all four valencies of carbon are satisfied by different species, then this phenomenon is called as chirality. इसे आप लोग chirality is known as chirality, and such compounds are always optically active. They are always optically एक्टिव। मेरे लाडले बच्चों, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और अगर आप इसका उल्टा कर दो कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेजेस सुपर इंपोजिबल हो, मतलब उनके अंदर सिमेट्री हो, मतलब उनकी 4 वैलेंसीज में से कुछ वैलेंसीज सिमिलर स्पीशीज ने सेटिस्फाई कर रखी हो, तो उस फिनोमिनन को अकायरलिटी बोलते हैं और ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं। जरा पहले कायरलिटी नोट कर लो ताकि मैं आपको अकायरलिटी की डेफिनेशन भी एग्जैक्टली सेम है, कुछ जगह पर डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका कायरल कार्बन है, चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप ने सेटिस्फाई कर रखी है, ये एसिमेट्रिकल है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो इसकी मिरर इमेज वाला कंपाउंड जब आप उठाओगे और 180 डिग्री पर घुमाओगे और इसके ऊपर रखकर देखोगे तो वो फिट नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिमेट्री है, मतलब ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर बैठ तो रहा है, इसकी मिरर इमेज बनाओ 180 पर घुमाओ तो बैठ जाएगा। नहीं, ये 2D स्ट्रक्चर है, स्टीरियो केमिस्ट्री 3D स्ट्रक्चर पर चलती है, तो आपको रियल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ये तो 2D है, तो नकली है, हम रियल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो कभी भी ये गलती मत करना कि 2D स्ट्रक्चर पर लगाओगे, हमेशा 3D स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा, बट पहले इसको जरा नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, अगर हम लोग कायरलिटी की जगह अकायरलिटी को बताएं तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाए। क्यों हो जाए सुपर इंपोज? क्योंकि उनके अंदर सिमेट्री होती है, बिकॉज दे हैविंग सिमेट्री, यानी कि इनके अंदर सिमेट्री होती है। और मैं आपको सिखा चुका हूं सिमेट्री कैसे होगी, मतलब एक कार्बन के पास में अगर 2 ग्रुप भी एक जैसे हो गए तो इस कार्बन के पास सिमेट्री है, क्योंकि इसके पास में 1, 2 और 3 स्पीशीज एक जैसी है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास चारों स्पीशीज एक जैसी हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास में 2 स्पीशीज एक जैसी हो, लेकिन चारों अलग अलग हो गई तो वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 भी एक जैसी है तो वो सिमेट्री हो जाएगी। दैट इज ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन्स आर not satisfied by different species, then this phenomenon is called as अकायरलिटी। इस फिनोमिनन को आप अकायरलिटी बोलेंगे।
और ऐसे कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फटाफट जरा इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, चलो अब मैं आपको ना एक बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम्पल लेकर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे पता लगाओगे कि कंपाउंड कायरल है यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव है। मतलब कितना सिंपल हो गया। आपको बताना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उसके पास में कायरल कार्बन है या नहीं। कायरल कार्बन कैसे पहचानेंगे? उसके अंदर एसिमेट्री हो। फॉर एग्जाम्पल चलो देखो, मेरे पास में कंपाउंड है सी, इससे जुड़ा हुआ है CH3 OH, नहीं मुझे 3D बनाना होगा ना, ऐसन कैसन काम चलेगा, आपको सीधे नहीं उल्ट उल्ट बनाना होगा, 3 गुना लगान माफ करेगा। H CH3 OH CH3। अब गाइस इस कंपाउंड को जरा ऑब्जर्व करो। चलो एक काम करो और इजी कर देता हूं, आपको इमेजिन करवाना पड़ेगा, तो मैं इसको कर देता हूं CH3। अब सबसे पहले तो इस बॉन्ड के बारे में समझ लो। ये बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन है, यानी ये बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है और ये बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अभी अब मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई, ये बन गया C। मिरर इमेज में ये देखो, ये CH3 इसके सामने आ जाएगा, ये वाला CH3 इस तरफ दिखाई पड़ रहा है, ये H इधर आ जाएगा और ये OH ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन गए। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो पहचान लो कि ये कायरल है कि ए कायरल है। भैया बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि इसके पास में ये जो दो CH3 ग्रुप्स हैं, ये दोनों जो CH3 ग्रुप्स हैं, ये सेम होने की वजह से ये बात तो पक्की हो गई कि ये ए कायरल है। ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि ये मॉलिक्यूल ए कायरल है, मतलब इसके अंदर सिमेट्री है। यानी अब मुझे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि एक्टिव होगा। ऑब्वियसली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये ए कायरल है और इसके पास में सिमेट्री है। लेकिन मैं आपको इसको सुपर इंपोज करके दिखाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल को मैंने उठाया और क्या कर दूंगा, 180 डिग्री पर रोटेट। मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूं कि 180 डिग्री पर रोटेट करने की इंपॉर्टेंस क्या है। याद करो, वो कप, मान लो ये ग्लास है, इस ग्लास में इस तरफ एक निशान बना हुआ है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी उसकी मिरर इमेज में इस तरफ निशान आएगा। लेकिन हमको इसको इसके ऊपर रखना है, तो हमको इसको 180 डिग्री पर रोटेट करना होगा। तो जब मैं इस इमेज को 180 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो निशान इधर चला जाएगा। अब मैं इसको उठाकर इसके ऊपर बड़े आराम से रख सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रही है? क्लियर? तो हमें 180 डिग्री की इंपॉर्टेंस को भूलना नहीं है। तो हम इसको 180 डिग्री पर जैसे ही रोटेट करेंगे, देखिए तो क्या होगा, ये कार्बन, ये H इधर आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा। अब ध्यान रखना, इस चीज पर फोकस करना, इस बॉन्ड पर फोकस करना। जब आप इस CH3 वाले बॉन्ड को देख रहे हो तो ये बाहर की तरफ है, मेरे हाथ पर फोकस करना। ये कार्बन है, यानी ये जो उंगली है ये कार्बन है, तो यहां आपका कार्बन हो गया। मैं इसको अंदर रखता हूं, देखो ये कार्बन है और ये कार्बन से ये जो मेरी एल्बो है ये CH3 है। तो अभी इस मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन और ये CH3 है, कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करा, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर घुमा दिया। चलो घुमाओ, क्या हुआ, अब ये कार्बन आपको दिखाई देने लगा और ये जो CH3 था ये इनसाइड द प्लेन घुस गया। यानी ये वाला जो CH3 था, यानी कि ये वाला जो CH3 था, अब ये अंदर की ओर जा चुका है। अब जरा इस CH3 को देखो,
ये अभी कुछ ऐसा है, ये CH3 इनसाइड द प्लेन है, यानी ये CH3 आपको दिख नहीं रहा है। चलो इसको 180 डिग्री पर घुमाओ, आउटसाइड द प्लेन हो गया। मतलब ये CH3 जो मिरर इमेज में इनसाइड दिख रहा था, जब मैंने इसको 180 डिग्री पर घुमाया तो ये आउटसाइड द प्लेन आ गया। मतलब एक बात ध्यान रखना कि ये जो मिरर इमेज में जो CH3 इनसाइड द प्लेन था वो 180 डिग्री घुमाकर आउटसाइड द प्लेन आ गया, और मिरर इमेज में जो CH3 आउटसाइड द प्लेन था वो घुमाकर इनसाइड चला गया। अब जब आप इस इमेज को उठाकर ये आपके ए वाले कंपाउंड पर रखोगे, ये इसकी मिरर इमेज बी, और इस मिरर इमेज को जब 180 डिग्री पर घुमाओगे तो ये कहलाएगा सी। तो जब आप सी को ए पर रखकर देखोगे तो देखो OH के ऊपर OH आ जाएगा, कार्बन के ऊपर कार्बन आ जाएगा, H के ऊपर H आ जाएगा, CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा। देखो दोनों CH3 इनसाइड द प्लेन, यानी बॉन्ड भी बिल्कुल सेम है, और ये CH3 के ऊपर ये CH3 आ जाएगा। मतलब ये इमेज कैसी हो गई, ये इमेज हो गई सुपर इंपोजेबल। ये इमेज कैसी हो गई, सुपर इंपोजेबल। यानी अगर आपका ये कंपाउंड जिसका नाम है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी प्रोपेन, और सेकेंड वाले कार्बन पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर अल्कोहल, तो प्रोपेन टू ऑल, ये प्रोपेन टू ऑल ऑप्टिकली कैसा रहेगा, इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली कैसा रहेगा, इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके पास में इसकी जो मिरर इमेजेस होंगी वो सुपर इंपोजेबल होगी। कारण, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री है। सिमेट्री की वजह से क्या दिखा रहा है, ये ए कायरलिटी। क्या दिखा रहा है, ए कायरलिटी। इस कार्बन के पास में दो ग्रुप कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। इमेजिन कर पाए, इमेजिन कर पाए कि नहीं? ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बस इमेजिन करने की देर है। चलिए अब हमने ए कायरलिटी समझ ली, ये ए कायरल हो गया। अब अपन कायरलिटी की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं कायरलिटी का, चलो वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप प्रोपेन टू ऑल के पास में से अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लाइट सीधी बाहर निकल जाएगी। चलिए अब आपके पास में कंपाउंड है CH3। I will write it like नहीं, क्या है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये C2H5 H and OH। Now guys you have this compound। यहां पर आपके पास में चारों कंपाउंड्स अलग अलग, यानी ये देखने में तो मुझे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई है, देखने में तो मुझे बिल्कुल पिक्चर जो है वो क्लियर हो चुकी है। मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा इस बारे में कि ये कायरल कार्बन है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके पास में चारों ग्रुप अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है। मतलब ये कार्बन कैसा है, स्टार लगाने का मतलब है कायरल कार्बन है। मतलब यहाँ पर आपके पास में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन यानी पूरी तरीके से ये एसिमेट्रिकल है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इस बात में कोई दो मत नहीं। लेकिन मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा कि इस मिरर इमेज के साथ मैं क्या खिलवाड़ करने वाला हूं। चलिए तो इस मिरर इमेज को रोटेट करते हैं कितने पर, 180 डिग्री पर। मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूं इस मिरर इमेज को आपको रोटेट करना होगा। ये आपकी ए इमेज, ये आपकी बी इमेज, और जब आप बी को 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, यहां पर ऑब्जर्व करना, ये जो आपका C2H5 है ये आउटसाइड द प्लेन है, यानी ये C2H5 जो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये आउटसाइड द प्लेन है। अब इसको 180 डिग्री पर घुमाओ, अब ये C2H5 इनसाइड द प्लेन हो गया। मतलब ये आपने कार्बन लिया और इस C2H5 को अब आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, दैट इज इनसाइड द प्लेन। अब जरा आप इसको उठाओ, अब यहां पर CH3 इनसाइड द प्लेन है, ये कुछ ऐसा है, यानी ये जो आपका CH3 है ये इनसाइड द प्लेन है। देखो मिरर इमेज में 180 डिग्री घुमाओ, आउटसाइड द प्लेन हो गया। मतलब ये अब आपको इस बॉन्ड से बताना पड़ेगा OH अपनी जगह पर रहेगा,
और H घूमकर इधर आ जाएगा, नहीं तो ये जो H है ये इधर आएगा और ये जो आपका आउटसाइड द प्लेन वाला बॉन्ड है ये इस साइड आ जाएगा। भाई 180 डिग्री पर घुमाए ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप जब इस C को A पर रखकर देखोगे तो क्या होगा, आपको C2H5 इस C2H5 के ऊपर रखते हुए बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर नो डाउट कार्बन के ऊपर कार्बन आ जाएगा, OH के ऊपर OH आ जाएगा, H के ऊपर H भी आ जाएगा। लेकिन जब आप इस C2H5 को इसके ऊपर रखोगे तो इस वाले मॉलिक्यूल का C2H5 बाहर आ रहा है ऐसा, और इस वाले मॉलिक्यूल का C2H5 अंदर जा रहा है ऐसा। तो क्या होगा, एक का C2H5 बाहर दिखेगा और एक का C2H5 अंदर की ओर जाता दिखेगा। समझ रहे हो? मतलब सुपर इंपोजेबल नहीं हो पा रहा। इसका CH3 अंदर जा रहा है और इसका CH3 बाहर आ रहा है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों स्पीशीज सुपर इंपोजेबल नहीं होगी इन दोनों के ऊपर। तो बेसिकली जब आप A और C को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखोगे तो क्या ये सुपर इंपोजेबल हो पाएगा? सोचो, नहीं हो पाएगा। तो आप बोलेंगे दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल। और जो नॉन सुपर इंपोजेबल होता है वो हमेशा कायरल होता है, वो हमेशा एसिमेट्रिकल होता है। इसीलिए तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया क्या बच्चे? नोट करो। हाँ तो मैंने नटखटो लड्डू गोपालो बाल गोपाई मेरे प्यारे बच्चे, चलो हो गया। अब लोग एक बात बताओ, क्या आप लोगों को कायरलिटी और एकायरलिटी क्लियर हो गई? पक्की बात, अच्छे तरीके से। चलो अब गाइस एक नया टर्म मैं आपको सिखा दूं, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। देखो ध्यान से समझना इस बात को, व्हाट डू यू मीन बाय इनैंशियोमर्स। ये मॉलिक्यूल A और ये मॉलिक्यूल C, मतलब आप B भी मान लो, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। चलो कंफ्यूज मत हो, ये दोनों एक ही है, आप इसको B मान लो। तो आपका मॉलिक्यूल A और मॉलिक्यूल B दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों के पास C2H5 है, दोनों के पास CH3 है, दोनों के पास कार्बन है, दोनों के पास हाइड्रोजन है, दोनों के पास OH है। अगर मैं इसको नॉमेनक्लेट करना स्टार्ट करूं तो ये मॉलिक्यूल को आप कुछ ऐसा देख पा रहे हो कि यहां पर एक CH3 है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, इसे C2H5 है। मतलब C2H5 को मैं CH2CH3 लिख सकता हूं। एक हाइड्रोजन है और एक OH है, यानी कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है। हम लोग लोएस्ट पॉसिबल कार्बन देंगे फंक्शनल ग्रुप को, तो इसलिए 4 कार्बन की चेन हो गई और दूसरे कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप, यानी कि इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। यानी इस कंपाउंड को देखो, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका और इसका नाम भी सेम है, बस क्या फर्क है कि ये और ये नॉन सुपर इंपोजिबल है, ये और ये नॉन सुपर इंपोजेबल है, और नॉन सुपर इंपोजेबल होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहां पर सवाल आता है कि ये और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजेबल नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा और ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा। तो अब ध्यान रखना कि A और B में से कोई एक, हमको पता नहीं है कौन, लेकिन कोई एक क्या करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिहेवियर शो करेगा। क्या करेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिहेवियर शो करेगा। और दूसरा वाला क्या करेगा? लीवो रोटेटरी बिहेवियर शो करेगा। यस, पहला वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिहेवियर शो करेगा इन दोनों में से, और दूसरा वाला लीवो रोटेटरी बिहेवियर शो करेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फर्क है, इन दोनों के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फर्क है। क्या फर्क है? ये और ये नॉन सुपर इंपोजिबल है, और इसी वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर रहे हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, एक की ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर डेक्स्ट्रो होगी तो दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी लीवो होगी। तो यहां पर कंपाउंड A
और कंपाउंड बी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि ये शायद लाइट को राइट डायरेक्शन में भेज दे और दूसरा लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में भेज दे। तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, एंड सच स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। यानी स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन लिखकर बता दूं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखकर बता देता हूं। तो इस इनैंशियोमर्स की डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे, दैट व्हाट आर इनैंशियोमर्स। सो इनैंशियोमर्स आर द कंपाउंड्स, enantiomers are the compounds that have same molecular formula, but different optical activity, and such compounds are called as enantiomers of each other. That is, अब यहां पर लिखेंगे A and B are enantiomers of each other. ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनैंशियोमर है। मतलब एक का ऑप्टिकल एक्टिविटी, इमेजिन करना, इफ अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा वाला क्या होगा? देन इट विल बी लीवो। ये मैं इमेजिन कर रहा हूं, रियल तो एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलेगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये और ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर ये लाइट को लेफ्ट यानी लीवो भेज रहा है तो ये डेक्स्ट्रो भेजेगा, या अगर ये लीवो भेज रहा है तो ये डेक्स्ट्रो भेजेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो ऐसे कंपाउंड्स को लिखेंगे कैसे? इसका नाम क्या सिखाया था आप लोगों को मैंने? ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसके नाम क्या क्या? प्लस माइनस ऐसा जोड़ दो, मतलब ये दोनों है और लीवो भी है और डेक्स्ट्रो भी। या तो आप इसको ऐसा लिख दो, DL, ब्यूटेन 2 ऑल, डेक्स्ट्रो भी है और लीवो भी है। ये इस तरीके से आप इनैंशियोमर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इनैंशियोमर्स। चलो लाड लो, लिखो। तो यहां पर आप लोगों को इनैंशियोमर्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने इनैंशियोमर्स क्लियर करा दिया। अब हम लोग एक नई टर्म सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां पर आगे चलते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट? रेसिमिक मिक्सचर एंड रेसिमाइजेशन। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग एक नई डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर्स। प्यारे बच्चों, क्या होता है समझना बात को। लुईस पास्चर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करी। उन्होंने देखा कि जब मैंने एक कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी में तो 2 अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स दिख रहे थे। मैंने आपको बताया था वो दोनों अलग अलग क्रिस्टल्स जो थे उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम थी, सब कुछ सेम था, बस उनके मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री नहीं थी, उनके क्रिस्टल्स में सिमेट्री नहीं थी। दोनों क्रिस्टल्स को एक के ऊपर एक रखकर वो देख रहे थे तो वो एसिमेट्रिकल बिहेवियर शो कर रहे थे। जब उन्होंने उन क्रिस्टल्स को सेपरेट करा, एक जैसे क्रिस्टल्स को अलग कर दिया, दूसरे टाइप के क्रिस्टल्स को अलग कर दिया, इनका सॉल्यूशन बनाया और जब इनसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया तो पाया कि एक में से लाइट डेक्स्ट्रो जा रही है तो दूसरे में से लाइट लीवो जा रही है, और दोनों का जो एंगल है जिस पर वो बेंड हो रही है, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। और फिर उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें इक्वल अमाउंट में ए और बी दोनों थे। तो यहां पर मैं आपको एक बात समझाता हूं। लेट्स से आपके पास में कंपाउंड है एक्स, आपके पास में कंपाउंड है एक्स, इसमें से एक कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा कंपाउंड आपका लीवो रोटेटरी है। यानी एक कंपाउंड आपका क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
और दूसरा कंपाउंड आपका क्या है, लीवोरोटेटरी। यानी ये वाला जो कंपाउंड है ये आपकी लाइट को क्लॉकवाइज बेंड कर रहा है, और ये वाला जो कंपाउंड है ये आपकी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को 50-50% मिक्स कर दूं, यानी इस X नाम के कंपाउंड को जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसको 50%, और इस X नाम के कंपाउंड को जो लीवो रोटेटरी 50% मिक्स करके अगर एक मैं सॉल्यूशन बना लूं, और इस सॉल्यूशन से अगर मैं एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करूं तो वह ना तो लेफ्ट मुड़ेगी ना तो राइट मुड़ेगी, वो सीधी निकल जाएगी। मतलब अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेवियर शो करेगा। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग जानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि हम लोग जानते हैं कि ये X नाम का कंपाउंड जिसके दो इनैंशियोमर्स हैं, यानी A और B एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, ये अगर लाइट को क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इमेजिन करो ये लाइट को 80 डिग्री पर बेंड कर रहा है और ये लाइट को -80 डिग्री पर बेंड कर रहा है, यानी अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज 80 घुमा रहा है तो ये लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 80 घुमा रहा है। तो जब ये दोनों बराबरी में आ जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी क्लॉकवाइज का 80% 80 डिग्री एंटी क्लॉक के 80 डिग्री को नलीफाई कर देगा और लाइट स्ट्रेट पास हो जाएगी। लाइट क्या होगी? वो एकदम स्ट्रेट पार निकल जाएगी। एंड ऐसे मिक्सचर्स को ही रेसेमिक मिक्सचर बोला जाता है। तो व्हाट इज रेसेमिक मिक्सचर? एक ऐसा मिक्सचर, व्हाट इज रेसेमिक मिक्सचर? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों टाइप के आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो आइसोमर और लीवो आइसोमर, सेम कंपाउंड का, कंपाउंड अलग नहीं होना चाहिए, कंपाउंड सेम होना चाहिए। तो एक सेम कंपाउंड का डेक्स्ट्रो और सेम कंपाउंड का लीवो आइसोमर इक्वल रेशियो में, यानी 50-50% में अगर आपके पास में होगा तो ऐसा मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर्स को ही रेसेमिक मिक्सचर बोला जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ? चलो तो इसको डिफाइन कर ले। क्या हम रेसेमिक मिक्सचर को डिफाइन कर ले? चलो वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों को चीज समझ में आ गई है कि जब कभी भी लेबोरेटरी में आप किसी कंपाउंड को बनाओगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और अगर आपने उसका सिंपल सॉल्यूशन बना के उससे लाइट पास करी और अगर वो लाइट रोटेट नहीं हो रही है तो आपको लगेगा कि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आपको क्या लगेगा कि यार सर ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन जब आप उसके स्ट्रक्चर को बनाओगे, जैसे हम लोग यहां पर एग्जांपल ले ले, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CH2 COH H and CH3, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। और हम लोग सब जानते हैं कि ब्यूटेन 2 ऑल डेक्स्ट्रो भी होता है और लीवो भी होता है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ब्यूटेन 2 ऑल के दो इनैंशियोमर्स होते हैं, एक लाइट को राइट भेजता है तो एक लाइट को लेफ्ट भेजता है। और इसके अंदर यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन के पास में 4 अलग अलग टाइप के स्पीशीज होने की वजह से ये प्योरली कैसा है? कायरल कार्बन है। मतलब हो ना हो 100% ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जिससे भी आप लाइट पास कर रहे हो वो तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी दे रहा है। मतलब यहां पर गड़बड़ है। मतलब ब्यूटेन 2 ऑल का यहां पर क्या गड़बड़ है कि एक ऐसा मिक्सचर बन रहा है, हमने लेबोरेटरी में एक ऐसा मिक्सचर बना दिया जिसमें 50% डेक्स्ट्रो ब्यूटेन 2 ऑल है और 50% लीवो ब्यूटेन 2 ऑल है। दोनों बराबर क्वांटिटी में होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो अब हमको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, और जब दोनों को सेपरेट कर देंगे तो एक पूरा बंडल, एक पूरा जो आपका जो जिसको होना चाहिए इकट्ठा होगा एरिया, ब्यूटेन 2 ऑल का जितना एक अमाउंट इकट्ठा होगा वो डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लीवो होगा। अब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अगर आपके दोनों के इनैंशियोमर्स 50-50% साथ में है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, लेकिन जब आप उनको सेपरेट कर लोगे तब वो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएंगे। तो व्हाट आर रेसिमिक मिक्सचर? तो हम बोलेंगे व्हेन enantiomers of a same compound,
when enantiomers of a same compound are present, when enantiomers of the same compound are present in equal proportion, present in equal amount, that is 50% each, and cancels each other, क्या बोलेंगे इसको, रोटेशन, लाइट को रोटेशन, कैंसल ईच अदर्स रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये एक दूसरे के प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट जो होता है उसको नलिफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब अगर एक इनैंशियोमर लाइट को डेक्स्ट्रो कर रहा है और दूसरा लीवो कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, नलिफाई या कैंसिल ईच अदर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट and shows optical inactivity, and shows optical inactivity, optical inactivity, and is known as racemic mixtures, and is known as racemic mixture। इसे आप क्या बोलेंगे, आप इसे racemic mixture बोलेंगे। And the process of formation, and the process of formation, and the process of formation of racemic mixture, यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन को या उस प्रोसेस को बोला जाता है, इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है, रेसिमाइजेशन। क्या बोला जाता है, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन मेरे प्यारे, दैट इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। क्या बात समझ में आ गई? तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें इनैंशियोमर्स दोनों टाइप के बराबर मात्रा में होते हैं। तो अगर डेक्स्ट्रोब्यूटेन टू ऑल है 50%, तो वो 50% लाइट को राइट डायरेक्शन में भेजेगा, और लीवोब्यूटेन टू ऑल जो 50% है वो लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में भेजेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ब्यूटेन टू ऑल के इनैंशियोमर है, इसलिए अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी लाइट 80 डिग्री घूमेगी, फॉर एग्जांपल 80 डिग्री घूमेगी राइट में, तो लीवो की वजह से वो 80 डिग्री ही घूमेगी लेफ्ट में। यहां पर रोटेशन बराबर हो रहा है, यहां पर इनकी लाइट बराबर मैग्नीट्यूड में घूम रही है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। यानी जो राइट लाइट जा रही है उसको लेफ्ट लाइट रोक देगी, और जो लेफ्ट जा रही है उसको राइट लाइट रोक देगी, तो दोनों का इफेक्ट कैंसल हो जाएगा। और अब आपको यहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी देखने को मिलेगी, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के बावजूद प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा अपने पाथ से। क्यों? क्योंकि दोनों टाइप के यहां पर बराबर मात्रा में, दोनों टाइप के यहां पर आपके इनैंशियोमर्स बराबर क्वांटिटी में। अगर जरा सा भी रेशो गड़बड़ाया, मतलब अगर डेक्स्ट्रो 40 हो गया और लीवो 60 हो गया, तो फिर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने लगेगा। रेसिमिक मिक्सचर तभी बनेगा जब ये दोनों बराबर क्वांटिटी में होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़े। रेसिमिक मिक्सचर नोट करने के बाद मैं आपको इनैंशियोमर की एक लास्ट बात सिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोगों को इसे याद रखना है, क्योंकि क्या होता है यूजुअली ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। बेटा ध्यान रखना, इनैंशियोमर्स जो होंगे ये स्टीरियो आइसोमर्स है एक दूसरे के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है। तो वो तो मैंने आपको लिखवा दिया था, पर मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूं। वेल कॉट, बहुत शानदार कैच। तो इनैंशियोमर के बारे में एक बात ध्यान रखना, दैट इनैंशियोमर्स have only difference in optical activity, have only difference in
ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है बस वो डिफरेंट होती है। रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। बाकी सारी प्रॉपर्टी कैसी होती है? सिमिलर होती है। बाकी जैसे प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी सेम होगी, ये सब इनका सेम होगा, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होगी। यानी एक लाइट को राइट भेजेगा तो दूसरा लाइट को लेफ्ट भेजेगा। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों? चलो इतना नोट कर लो फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। नोट इट डाउन।